हाय फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से आगामी जो हम लोग का परीक्षा है 12th क्लास का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ वीडियो जो सेशन है वो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो चलिए, इसमें आज के वीडियो जो है ना, तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है समास। ठीक है, तो हम लोग जो है हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, समास। और समास से रिलेटेड जो बहुत महत्वपूर्ण जो आपके 50 प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को आज हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो जहाँ तक सवाल है तो ये हिंदी के एग्ज़ाम देने वाले जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हों या फिर 12th क्लास के हों, माने 12वीं के हो, उन दोनों विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो इसमें आपके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ध्यान दीजिए सब लोग। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, पहला जो हम लोग का प्रश्न है, इसमें आप लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी को ध्यान देना है कि अगर दो या दो से अधिक शब्द का मेल होता है ना, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न पूछ रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखो भाई, हम क्या बोले कि दो या अधिक जो शब्द होते हैं उनको मिला करके एक शब्द बनाया जा रहा है, यानी कि उसको क्या किया जा रहा है, छोटा रूप में लाया जा रहा है ना, तो संक्षेप में किया जा रहा है। तो इसलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा भाई, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि अव्ययी भाव समास वैसे समास को हम लोग कहते हैं जो प्रायः क्या होता है कि जिसका प्रथम पद जो है ना, पूर्व पद, वो अगर प्रधान होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होता है कि मतलब मेन जो अव्यय जिसमें प्रयोग किया जाता हो, तो देखिए इसमें जो प्रतिदिन है ना, तो प्रतिदिन में जो प्रति है ये मेन इसमें प्रधान है और प्लस में ये क्या है, अव्यय है। तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, प्रतिदिन। ठीक है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कौन हो जाएगा, इसमें प्रतिदिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो समास जिसमें कि उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें जो मतलब कि वो जो समास होता है उसमें दोनों जो पद होते हैं, तो उन पदों के बीच में क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य के बीच में के जैसा संबंध होता है। तो उस समास को हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्मधारय समास। जैसे मान के चलिए कि इसमें हम अगर आपसे बात करें तो मान के चलो हम कह दिए ना कि मृगनयन अगर हम आपसे बात कर दें, तो मृगनयन में क्या हो गया भाई कि मृग इसमें हो गया, एक हो गया नयन, तो नयन क्या इसमें, नयन प्रधान पद है, ठीक ना, और मृग इसमें क्या हो गया, तो मृग इसमें हो गया आपका मतलब कि पूर्व पद हो गया। तो मृग क्या कर रहा है, नयन की मेन विशेषता बता रहा है ना, कि मतलब कि मृग के जैसा नयन है, इस टाइप से। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछे कि विशेषण विशेष्य, या फिर आपसे पूछे ना कि उपमा, ठीक है, उपमा और उपमेय, ठीक है ना, उपमा और उपमेय, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद में अलंकार और अलंकृत, इस प्रकार के अगर संबंध पूछे कि ये संबंध किसके उदाहरण होते हैं, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इन सब का प्रयोग किस में होता है, कर्मधारय समास में होता है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग।
पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो आपको ध्यान देना है कि नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है छठे प्रश्न में कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि किसी भी समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, तो देखो जैसे कि डेफिनेशन होता है बहुब्रीहि समास में, इसमें आपका आंसर होगा बहुब्रीहि समास में ऐसा कहा जाता है कि इसमें दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। ठीक है, और इससे किसी एक विशेष तीसरे की ओर माने इशारा किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम आपसे कहे कि दशानन, तो दशानन में दोनों पद प्रधान हो गए, दशा और नन ये दोनों पद प्रधान हो गए। और मेन आपको ध्यान देना है कि इससे किसी एक विशेष व्यक्ति की पहचान की जाती है। जैसे दशानन मेन हम लोग रावण के लिए शब्द प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय भी उसी टाइप का हो जाएगा। ठीक ना, इसमें दोनों है और मेन इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि देवासुर। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देवासुर। ठीक ना, तो देवासुर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। देवासुर में क्या हो जाएगा आंसर, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए इसमें एक चीज और आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी आपसे पूछे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं ना, वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब आप इसका विग्रह कीजिएगा तो विग्रह करने पर इसमें मेन अथवा या, ठीक ना, एवं का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो आपको ध्यान देना है अथवा और फिर या एवं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जैसे मान के चलिए इसमें आपका ये क्या कह रहा है कि देवासुर, तो देवासुर में क्या हो जाएगा, देवासुर का अगर आप मतलब कि विग्रह करिएगा तो इसमें आपका मिलेगा देव या असुर, या फिर देव और असुर ये हो जाएंगे। ठीक ना, तो इस लिहाज से आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है आप लोग को ध्यान देना है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न आपसे कह रहा है ना कि देशांतर में कौन सा समास है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि नवा प्रश्न क्या कर रहा है कि देशांतर। तो देशांतर में भाई देखो, देशांतर में क्या हो जाता है, देशांतर में ये मेन आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, देशांतर कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। ठीक है, दीनानाथ, तो दीनानाथ में देखो भाई, दीनानाथ जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि दीनानाथ कैसा समास है, ये आपका कर्म धार्य समास है। ठीक ना, दीनानाथ कैसा समास है, तो ये आपका कर्म धार्य समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। ठीक है, 11वां प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। तो आपको ध्यान देना है कि मुख्य दर्शन में क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण आपका इसमें कौन है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे दशानन पंचानन ये हम बताए थे ना आपको, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका इसमें, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका पंचानन। ठीक है, तो पंचानन क्या हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निशाचर में कौन सा समास है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, निशाचर।
तो देखिए निशाचर मीन्स क्या होता है कि जो रात में मेन जो विचरण करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। तो इससे किसी विशेष की ओर मतलब कि इशारा किया जा रहा है और इसमें दोनों पद प्रधान है, ठीक है। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या पूछा है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका मेन संख्या आ गया ना। तो देखिए संख्यावाचक अगर कोई भी चीज आ जाता है ना, मतलब कि संख्यावाचक अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर द्विगु समास। तो द्विगु समास इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, चौराहा, चार जो है राह जहां पर मिलते हैं उसको मेन कहा जाता है। तो ये मेन आपका क्या हो जाएगा, चौराहा द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें संख्या संख्या सूचक विशेषण जिसमें आ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें चौराहा यानी कि संख्या आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मेन द्विगु समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए, कि दसमुख में कौन सा समास है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा है जी कि दसमुख। अब दसमुख में देखिए इसमें भी मेन आपका क्या है, संख्या आया है, लेकिन संख्या आने से सिर्फ नहीं हो जाएगा। इसमें मेन ध्यान देना है कि दसमुख जो है, दसमुख या उसी को दशानन भी कहा जाता है। तो ये मेन किसका था, रावण का था। इसमें दोनों पद प्रधान है और दोनों पद प्रधान होने के साथ में इससे तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, और इसलिए से इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू आपसे पूछा जा रहा है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या पूछा है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। तो आपको ध्यान देना है कि सुपुरुष जो है ये कर्मधारय समास का मेन उदाहरण है। कर्मधारय समास का क्या डेफिनेशन होता है, ये सारा चीज हम आपको पहले बता चुके हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा सुपुरुष, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो देखो भाई, अभी तुरंत इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, सुपुरुष, उसमें क्या था, सु मतलब कि विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और पुरुष क्या है, विशेष्य है। तो यानी कि जब भी आपका विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध पूछे तो उससे क्या बनता है, उससे कर्मधारय समास बनता है। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो एग्जाम्पल दिया था वो कौन सा था, सुपुरुष। तो सुपुरुष में क्या है कि सु प्लस में पुरुष, सु प्लस में पुरुष। तो सु क्या, सु मतलब कि अच्छा, और पुरुष मतलब कि पुरुष हो गया। तो ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है, और ये क्या है, विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध किस में दिखता है, ये कर्मधारय समास में दिखता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। और अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो भैया हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले ही क्या बताए हैं कि जो भी आपका जिसमें संख्या की बात की जाएगी, संख्या सूचक जिसमें भी आ जाएंगे आपके मतलब शब्द, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्विगु समास। इसमें संख्या किससे पता चल रहा है, तो सप्ताह से। तो सप्ताह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो सप्ताह आपका हो जाएगा यहाँ पे मतलब द्विगु समास, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 19वां पूछ रहा है कि किस समास के दोनों शब्द के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो मेन इसमें आपको ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास, अगर तत्पुरुष समास के दोनों शब्द समान अधिकरण वाले हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें सामासिक पद है। अब ध्यान से समझो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसमें सही सामासिक पद है।
तो इसमें सही समासिक पद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका दिवारात्रि है, तो दिवारात्रि में क्या है, सही समासिक पद है। ठीक है, समासिक पद के मतलब आप लोग समझते हैं ना कि दो शब्द जब मिल जाते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है, जो नया पद बनता है, उसी को क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। तो मेन इसमें आपका दिवारात्रि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पूछा जा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास, देख भाई, द्विगु समास में हम क्या बताए थे कि जिससे संख्या का पता चलेगा। ठीक है, और संख्या का पता देखिए, इसमें अंचय से तो पता चल नहीं रहा है, चतुरानंद, तो चतुरानंद से संख्या का पता मतलब मेन यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि इससे किसी और की ओर हो रहा है, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। तो दिन रात तो होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका त्रिभुवन हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुवन क्या है, द्विगु समास है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, प्रश्न क्या पूछा है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आपको ध्यान देना है कि रुपया पैसा जो है ना, दोनों पद प्रधान हो जाएगा। ठीक ना, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों होता है, तो इसमें रुपया और पैसा दोनों प्रधान हो गया, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, इसमें रुपया पैसा हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई कि अव्ययी भाव समास के एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो देखिए, यथाशक्ति का मतलब इसमें पूछा जा रहा है ना मेन की, मैंने अगर विग्रह किया जाएगा यथाशक्ति का, तो यथाशक्ति का विग्रह करने पर क्या होगा। तो देखिए, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है कि अपनी शक्ति के अनुसार। ठीक ना, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, अपनी शक्ति के अनुसार। तो इसमें आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्या है कि पाप पुण्य जो होता है ना, तो इसमें कौन सा समास है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पाप पुण्य जो है भाई, तो ये आपका अगर पूछे तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो द्विगु है, तो मेन आपका ये द्विगु, यहाँ पर रुक जाइए, वैसे द्विगु यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर द्वंद्व होना चाहिए था। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर द्वंद्व होना चाहिए था। ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा, द्वंद्व समास होगा मेन। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो भैया इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लंबोदर क्या होगा, ये लंबा उदर दोनों पद प्रधान है, तीसरा की ओर इशारा हो रहा है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देश प्रेम जो है ना, तो देश प्रेम में कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्या है, देश प्रेम। और देश प्रेम में अगर पूछे कि कौन सा इसमें समास होगा, तो आपको ध्यान देना है कि देश प्रेम कैसा है, तो देश प्रेम जो है आपका इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। ध्यान से समझो, क्या पूछा जा रहा है, परमेश्वर, तो परम ईश्वर, इसमें मेन आपका क्या हो जाएगा, कर्मधार्य। ठीक ना, क्योंकि क्या है इसमें विशेषण विशेष वाला मेन आपका संबंध आ जा रहा है, कर्मधार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनायास में कौन सा समास होता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्या पूछा है कि अनायास। ठीक ना, तो अनायास में कौन सा समास होता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अनायास में क्या है कि मेन इसमें नकारात्मक या निषेध का भाव इसमें व्यक्त हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको न की मात्रा का बोध हो जाए, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संयम समास कहते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, संयम समास। ठीक ना, जिससे निषेध का भाव व्यक्त होता है उसी को क्या कहते हैं, संयम समास कहते हैं। तो ये आपका संयम समास हो जाएगा। अब देखो भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है।
ध्यान से समझो, प्रश्न क्या पूछा है कि गौशाला जो होता है, तो गौशाला कैसा समास है? तो आपको ध्यान देना है कि गौशाला कैसा है? तत्पुरुष, ठीक ना? गौशाला कैसा है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है? ठीक है, नवग्रह, तो इसमें क्या है? संख्या की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है? ध्यान से समझो, प्रश्न क्या है जी? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में विद्या का अर्थ में इसमें जिसमें कि आपका मतलब कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विग्रह के समय, तो ये आपका कौन हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान भी आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपको ध्यान देना है कि कन्यादान भी तत्पुरुष हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है कि इसका समास विग्रह जब करिएगा ना, तो इसमें मेन कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कन्यादान का अगर कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि कन्या का दान, कन्या का दान हो जाएगा। तो कन्या का दान क्या है? इसमें कारक चिन्ह आया ना, का संबंध कारक। तो इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि ये तत्पुरुष समास में भी कौन सा टाइप है, तो ये आपको यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास में इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 32वां का क्या हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास आंसर। ठीक है, चलिए 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 33वां प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक एकदम समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई 33वां में कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साग पात में कौन सा समास है? ठीक है, साग पात। तो साग पात में देखो दोनों पद प्रधान हो गया ना, तो इसलिए मेन इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है? ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि नील कमल में कौन सा समास है? ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि नील कमल में क्या है जी? विशेषण विशेष से वाला इसमें मेन आपका संबंध हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो देखो भाई चतुर्भुज जो है ना, तो चतुर्भुज में मेन आपको विष्णु जी का मेन इसमें बोध कराया जाता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। क्या होगा? बहुब्रीहि। चतुर्भुज वैसे देखिए, चतुर्भुज अगर हम लोग देखें तो इसमें द्विगु में होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इससे किसी विशेष पर्सनालिटी की बात की जा रही है, इशारा किया जा रहा है विष्णु जी को, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास है? देखो भाई, तो भाई बहन में क्या हो जाएगा? इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन में क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वनवास में कौन सा समास है? ध्यान से समझिए, 37 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वनवास में समास। तो वनवास में देखिए, वनवास का अगर विग्रह करिएगा तो क्या हो जाएगा? वन का वास, यानी कि इसमें भी आपका क्या हो जा रहा है? इसमें आपका मेन मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है विग्रह करते समय, और कारक चिन्ह का जिसमें प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो, कि पंचवटी में कौन सा समास है? ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंचवटी जो है ना, तो पंचवटी में कौन सा समास है? ध्यान से समझिए, तो पंचवटी में मेन आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका हो जाएगा, ऑप्शन में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है जी। वैसे देखिए इसमें आपका अगर इस लिहाज से इसमें देखा जाए पंचवटी, ये क्वेश्चन जो है ना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें, क्योंकि इसमें आपका सही आंसर जो है ना, तो ये होना चाहिए, इसमें आपका द्विगु होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? द्विगु समास इसमें सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे पंचवटी क्या है जी? तो पंचवटी आपका द्विगु समास है,
लेकिन पंचवटी एक विशेष जैसे कि दैवीय स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, तो इस लिहाज से इसको हम लोग बहुब्रीहि समास में भी रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में आपको वैसे देखिए, वैसे इसका अगर द्विगु समास इसमें अगर ऑप्शन दिया होता है तो आंसर क्या होता है, द्विगु समास होता है, लेकिन नहीं दिया है तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि एक विशेष धार्मिक स्थल के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। तो पंचवटी क्या हो जाएगा इसमें आपका, ये आपका हो जाएगा इसमें आपका बहुब्रीहि समास। इस क्वेश्चन में बहुब्रीहि समास होगा, वैसे ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपका पूछा जा रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ध्यान से समझो भाई, प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि पीताम्बर। तो पीताम्बर में आपको ध्यान देना है कि पीताम्बर क्या है, पीताम्बर मीन्स होता है ये आपका बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक है, पीताम्बर किस में जाएगा, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, चलिए पीला हो अंबर, जिसका मतलब मेन आपका जो है ना, इसमें विष्णु जी की ओर इशारा किया जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि नरोत्तम में कौन सा समास है। तो नरोत्तम जो है ना, तो इसमें ध्यान देना है, क्या कर रहा है कि नरों में उत्तम हो जो, ठीक ना, नरों में जो उत्तम हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मेन आपको नरोत्तम कहेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से आपसे पूछे कि इसमें सही आंसर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका नरों में उत्तम, यानी कि में इसमें कारक चिन्ह आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास कारक चिन्ह के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि आजन्म शब्द डैश का उदाहरण, मतलब कौन से समास का उदाहरण है आजन्म। ठीक ना, आजन्म जो है ये किस समास का उदाहरण है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या आया है, अव्यय आया है ना भाई, इसमें क्या है, अव्यय है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक ना, तो ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या है, युधिष्ठिर। ठीक है, तो युधिष्ठिर में पूछा जा रहा है आपसे कि समास जो है इसमें किस समास का प्रयोग किया गया है। आपको ध्यान देना है कि जो युद्ध में स्थिर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर में एक व्यक्ति भी है जिसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। ध्यान से समझो, प्रश्न क्या है, गगनचुंबी। तो गगन को चूमने वाला, इसमें क्या है, गगन को चूमने वाला, यानी कि को इसमें क्या है भाई, कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह के आधार पर यह क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि जिसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है। ध्यान से समझो, प्रश्न क्या है जी कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है। आपको ध्यान देना है कि धक्का मुक्की में क्या है कि भैया इसमें दोनों ही प्रधान हो जा रहा है। ठीक ना, धक्का मुक्की में क्या है, दोनों प्रधान हो जा रहा है, और जब दोनों प्रधान हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या है, त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में आपको ध्यान देना है कि त्रि मीन्स क्या होता है भाई, त्रि मतलब क्या है, यहाँ पे संख्या की बोध करा रहा है ना। ध्यान से समझना, इसमें त्रि जो है किसकी बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। और जब भी संख्या का बोध होता है तो संख्या के बोध होने पर हम लोग उसको किस में रखते हैं, द्विगु में रखते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तन मन धन में कौन सा समास है। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि तन मन धन जो है इसमें कौन से समास का प्रयोग किया गया है। तो देखो, तन मन और धन इसमें सारा का सारा क्या है, सब पद प्रधान है, और इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रपाणी। ठीक है, तो चक्रपाणी में कौन सा समास है। ध्यान से समझो, प्रश्न क्या है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी मेन इसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चक्रपाणी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। ठीक है, पाप पुण्य आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किस समास का मेन आपको प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है भैया, इसमें दोनों पद प्रधान हो गया, पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक है, तो पंचवटी हम बोले ना हम द्विगु होता है, तो द्विगु समास इसमें मेन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और अगला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृग नयनी में कौन सा समास है। ध्यान से समझना, क्या कर रहा है जी कि मृग नयनी, तो मृग नयनी क्या है भाई, मृग जैसा नयन, तो मेन क्या है, ये आपका विशेषण और विशेष से वाला संबंध हो जा रहा है, और इसलिए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक ना, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है ये सारे लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए नए जुड़े हैं और इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद में अपने अधिक से अधिक जो दोस्त हैं आपको ना, उनको भी थोड़ा सा आप चाहते हैं कि हेल्प कर दें, तो उसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ भी आपके सोर्स हैं उन सारे सोर्स में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारे जगह शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली जो है, ई पाठशाला फैमिली, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके। ठीक ना, और एक हम लोग यूट्यूब पे एक बहुत बड़े परिवार के रूप में हम लोग जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, और अगला वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि बायो का आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाए, बायो या फिर केमिस्ट्री का आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा 12th के लिए। ठीक है, तो चलिए बाय, जय हिंद।